हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असह एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया तीसरा चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसका हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बचेंद्री पाल जी ने अपनी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने की जो यात्रा थी उसके बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरह से एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। तो जो बचेंद्री पाल हैं वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। तो इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का बहुत ही रोमांचकारी वर्णन किया है। तो एवरेस्ट अभियान दल जो था वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। तो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से एवरेस्ट का अभियान दल जो था वो चला। तो एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। तो इनके जाने से पहले एक दल और था जो कि काफ़ी मजबूत था, वो पहले ही चला गया था इनके पहुंचने से पहले। तो ये जो पहले गया था दल उसने क्या किया था, जो वहाँ पर हिमपात हुआ है, वहाँ पर जो बर्फ़बारी हुई है जिससे कि रास्ता बहुत कठिन हो गया जाने के लिए, तो उन्होंने उस रास्ते को साफ़ किया। तो एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था जिससे कि वो जो बचेंद्री पाल जी हैं वो कह रही हैं वो हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले जो कठिन हिमपात के रास्ते हैं उनको साफ़ कर सके। तो बेस कैंप वो कैंप होता है जहाँ से चलने का जो अभियान होता है वो चलाया जाता है, यहाँ से ये लोग जाते हैं। तो जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि नमचे बाज़ार पहुंचकर उन्होंने एवरेस्ट को देखा। तो इस स्थान को सागरमाथा भी कहते हैं। तो अधिकतर जो शेरपा होते हैं वो यहीं पे रहते हैं। शेरपा नेपाल के पर्वतीय जो इलाके होते हैं वहाँ पर रहने वाली एक जाति होती है जो कि कुली का काम करती है। जो भी एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो उनको सहायता करते हैं, ये लोग मदद करते हैं। तो लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ़ का फूल देखा। तो उन्होंने जो ये फूल देखा तो उनको पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं तो सूखी बर्फ़ के उगलने से यह फूल जो है वो बन जाता है, यह फूल सा बन जाता है। तो बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। तो शिखर पर चढ़ने वालों की इन चुनौतियों का जो शिखर पर जाते हैं उनको इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ गिरती है। तो लेखिका को डर लगा किंतु फिर भी वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। तो 26 मार्च को अभियान दल पेरिच पहुँचा। तो बर्फ़ के खिसकने से उनको पता चला कि शेरपा कुली की मृत्यु हुई है। तो बर्फ़ के खिसकने से एक शेरपा कुली था, उसकी मौत हो गई। तो हिमपात के समय बर्फ़ के खंड जो होते हैं बहुत ही बेतरतीब तरीके से खिसकते हैं, गिरते हैं। तो जो हिमपात होता है, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के जो खंड होते हैं तो बहुत ही बुरी तरह से ऊपर से नीचे गिरते हैं और ग्लेशियर के बहने से जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं फ़ौरन गिर जाती हैं। तो ऐसे में धरती पर दरारें पड़ जाने का खतरा जो होता है वो बन जाता है। बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जब हिमपात होता है। दूसरे दिन वे अपना अधिकांश सामान हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए और डॉक्टर मीनू मेहता से इन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से एक अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी बांधना, ये सब चीज़ें इन्होंने सीखी। फिर तीसरे दिन रीता गोम्बू के साथ लेखिका ने क्या किया, हिमपात से कैंप तक का सामान लेकर वो चढ़ने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने चढ़ाई की। तो बेस कैंप को सूचना देने के लिए इनके पास वॉकी टॉकी था जिससे उन्होंने कर्नल खुल्लर को अपने कैंप पर पहुंचने की सूचना दी। तो बेस कैंप में सूचना किस तरह से दें, इसके लिए उनके पास वॉकी टॉकी था। तो इन्होंने बता दिया कर्नल खुल्लर को कि वो पहुंच गए हैं, अपने कैंप पर पहुंचने की उन्होंने सूचना दे दी। तो अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ कोल पहुंच गए जहां उन्होंने 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया।
तो इस तरह से उन्होंने जो अपना अभियान दल था वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से उन्होंने अपना जो अभियान दल था वो शुरू किया। तो एक जो दल था बहुत ही जो मजबूत था वो पहले ही चला गया था, ताकि वो जो दुर्गम हिमपात हुआ है उसका रास्ता है उसको साफ़ कर सकें, मतलब जो बर्फ़बारी हुई है ताकि रास्ता साफ़ हो जाए और जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए वो पहले ही चले गए थे। तो जो लेखिकाएँ बताती हैं उन्होंने नमचे बाज़ार पहुंचकर एवरेस्ट को देखा और इस स्थान को सागरमाथा भी कहते हैं। तो जो शेरपा होते हैं अधिकतर यहीं पे रहते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत भारी बर्फ़ का फूल देखा, तो उनको पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं, 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जो सूखी बर्फ़ होती है उसके उड़ने से यह फूल जो है वो बन जाता है, यह फूल सा बन जाता है। तो जो बर्फ़ का ये ध्वज जो होता है 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। तो शिखर पर चढ़ने वालों की जो शिखर पर जाते हैं उनको इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका काफ़ी डरी हुई थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 26 मार्च को उनका जो अभियान दल था वो पेरिच पहुंचा, तो इन्हें बर्फ़ के खिसकने से एक शेरपा जो कुली था उसकी मौत की सूचना मिली। तो हिमपात जब होता है तो बर्फ़ के जो खंड होते हैं बहुत ही बेतरतीब तरीके से वहाँ से गिरते हैं, बेतरतीब गिरते हैं, और ग्लेशियर के बहने से जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं फ़ौरन गिर जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, धरती में पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं, बहुत ही ख़तरनाक स्थिति बन जाती है। तो दूसरे दिन वे अपना अधिकांश सामान हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए और डॉक्टर मीनू मेहता से इन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारें हैं उन पर रस्सी बांधना, ये सब चीज़ें सीख ली। तो किस तरह से पुल बनाया जाता है, रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, बर्फ़ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं उन पर रस्सी कैसे बांधनी है, ये सब चीज़ें उन्होंने डॉक्टर मीनू मेहता से सीखी। फिर तीसरे दिन रीता गोम्बू के साथ लेखिका ने क्या किया, हिमपात से कैंप तक का सामान लेकर उन्होंने चढ़ाई की। तो बेस कैंप को सूचना देने के लिए इनके पास वॉकी टॉकी था, जिससे इन्होंने कर्नल खुल्लर को अपने कैंप पर पहुंचने की सूचना दे दी। तो अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ कोल पहुंच गए, जहां इन्होंने 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया। तो जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ इनके पास आए और इन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य के साथ बात की। लेखिका ने जब स्वयं को पर्वतारोहण में नौसिखिया बताया, उन्होंने बताया कि मुझे पर्वत पर बिल्कुल चढ़ना नहीं आता, तो उन्होंने लेखिका के कंधों पर हाथ रखकर कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की हैं, इसलिए पहले ही प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाएंगी। तो 15-16 मई 1984 को वह बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाओत्से के बर्फीले सीधी ढलान वाले जो सीधी ढलान थी वहाँ पर लगाए गए तंबू के कैंप में थी। तो 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा जब थी तो उस दिन लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए जो तंबू लगाया गया था उस तंबू के कैंप में वो थी। इसके साथ लोब्सांग और तशारिंग तथा अन्य लोग दूसरे तंबुओं में थे। तो लेखिका जो थी गहरी नींद में सोई हुई थी, तो अचानक रात में 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में एक बहुत ही सख्त चीज़ टकराई, जिससे कि उनकी नींद खुल गई। तभी बहुत तेज़ धमाका हुआ, बहुत ज़ोरदार धमाका भी हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई ठंडी और भारी वस्तु उसे कुचलती हुई जा रही है और सांस लेने में भी उनको कठिनाई होने लगी। तो यह एक लंबा बर्फ़ का पिंड था जो इनके कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर इनके ऊपर आ गिरा था। इससे प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी। आश्चर्य इस बात का था कि इस दुर्घटना में मौत किसी की भी नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम डेकी था उसके साथ यहाँ पर आए। तो उन्होंने
दल के प्रत्येक सदस्य के साथ बात की तो लेखिका ने उनको बताया कि उनको तो पर्वत पर चढ़ना आता ही नहीं है, वो तो नौसिखिया हैं। तो लेखिका की इन बातों पर जो तेंजिन थे उन्होंने इनके कंधों पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि तुम पर्वतीय लड़की हो, तुम अवश्य ही एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाओगी, पर्वतों पर रहने वाली हो तो तुम अवश्य ही एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाओगी। तो 15-16 मई 1984 को जब बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए तंबू के कैंप में ये थी। इसके साथ लोब्सांग और तशारिन तथा अन्य लोग दूसरे तंबुओं में थे। तो लेखिका जो थी काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक रात में 12:30 बजे के लगभग उसके लेखिका के सिर के पिछले हिस्से में एक सख्त चीज़ टकराती है, जिससे कि उनकी आँख खुल जाती है, नींद खुल जाती है। तभी बहुत एक ज़ोरदार धमाका होता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी और भारी वस्तु उनको कुचलती हुई चली जा रही है। उनको सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। तो ये क्या था, एक बहुत ही लंबा बर्फ़ का पिंड था जो इनके कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर इनके ऊपर आ गिरा था। इससे प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन गनीमत है, आश्चर्य है कि इस दुर्घटना में मौत किसी की भी नहीं हुई, सभी बच गए। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया था। उन्होंने ही लेखिका को बर्फ़ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला। तो जो लोब्सांग थे उन्होंने लेखिका को कैंप से बाहर निकाला। सुबह तक सुरक्षा दल वहाँ पहुँच गया था। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच बहुत साहसिक है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों और हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तो सभी जो 9 सदस्य थे, पुरुष सदस्य थे, उनको चोटें लगी थी, हड्डियां टूट गई थी, तो उन्हें बेस कैंप में भेज दिया गया। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा कि वह भी वापस जाना चाहेंगी क्या। तो बचेंद्री ने ना में उत्तर दिया, वो वापस जाना नहीं चाहती थी। तो साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अपनी जो महत्वपूर्ण चढ़ाई थी उसकी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने भोजन, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए। जय और मीनू पीछे रह गए थे। तो लेखिका इनके लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय लेकर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए नीचे चल पड़ी। तो पहले उनकी जो मुलाकात हुई वो मीनू से हुई, फिर जय से हुई और अंत में थोड़ा नीचे उतरने पर उन्हें की मिला। उसने लेखिका के इस प्रकार आने पर आश्चर्य व्यक्त किया और जूस पीकर उसके साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा भी उनसे मिलने नीचे आ गए। बाद में सभी साउथ कोल कैंप में आ गए। तो इस तरह से लोब्सांग ने क्या किया, अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया। जो बर्फ़बारी हुई थी, काफ़ी जो बर्फ़ का पिंड था वो गिरा था, उससे क्या हुआ था, रास्ता जाम हो गया था, उसको अपनी छुरी से साफ किया। उन्होंने लेखिका को बर्फ़ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला। तो सुबह तक सुरक्षा दल वहाँ पहुँच गया था। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य जो था बहुत ही साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें लगी थी, हड्डी टूट गई थी, तो उनको वापस बेस कैंप में भेज दिया गया, जहाँ से अभियान जो था वो शुरू हुआ था, वहीं पर भेज दिया गया। तो कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा था कि तुम वापस जाना चाहोगी क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। तो साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने अपनी जो महत्वपूर्ण चढ़ाई थी उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो उन्होंने अपने साथ भोजन, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ये सारी चीज़ें थी वो एकत्रित कर लिए थे, अपने पास रखे हुए थे उन्होंने। और जय और मीनू थे वो पीछे रह गए थे। लेखिका इनके लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय लेकर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए नीचे चल दी। तो पहले उनकी मुलाकात हुई थी मीनू से, फिर जय से, और अंत में उनको नीचे उतरने पर जो की था वो मिला। तो उसने लेखिका के इस प्रकार आने पर आश्चर्य व्यक्त किया और जूस पीकर उनके साथ चल दिया। फिर थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा भी उनसे मिलने नीचे आ गए और बाद में सभी साउथ कोल कैंप में आ गए। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर लेखिका ने क्या किया, बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई और बिस्कुट चॉकलेट का नाश्ता किया और लगभग 5:30 बजे तंबू से बाहर आ गई। तो अंगदोर्जी तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहते थे, क्योंकि एक दिन में
साउथ पोल से चोटी तक पहुंचना और फिर वापस आना बहुत कठिन और मेहनत का काम था। तो अन्य कोई इनके साथ चलने को तैयार नहीं था। तो सुबह 6:20 पर ये और अंगदोर्जी साउथ पोल से निकल गए और 2 घंटे से भी कम समय में वे शिखर कैंप में पहुंच गए। उसे लगा कि वे दोपहर के 1 बजे तक चोटी पर पहुंच जाएंगे। तो लाहाटू भी वहां पहुंच गया। चाय पीकर इन्होंने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। ये नायलॉन की रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तो क्या हुआ, अगले दिन सुबह 4 बजे जो लेखिका थी वो उठ गई। उन्होंने बर्फ़ पिघलाई और बिस्कुट चॉकलेट का नाश्ता किया और 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर आ गई। तो अंगदोर्जी चाहते थे कि तुरंत चढ़ाई शुरू की जाए, क्योंकि एक दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और लौटना बहुत कठिन और मेहनत का काम था। उनके साथ और कोई चलने को तैयार नहीं था। तो सुबह 6:20 पर जो लेखिका हैं और अंगदोर्जी साउथ पोल से निकल गए और 2 घंटे से भी कम समय में वे शिखर कैंप में पहुंच गए। तो उनको लगा कि वे दोपहर के 1 बजे तक चोटी पर पहुंच पाएंगे। तो लाहाटू भी वहां पहुंच गया। चाय पीकर इन्होंने फिर चढ़ाई शुरू की और ये नायलॉन की रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तो यह 23 मई 1984 का दिन था। दोपहर का 1:07 का समय था। लेखिका इस समय एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हुई थी। तो 23 मई 1984 का दिन था। दोपहर के 1:07 का समय था। तो जो लेखिका थी वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हुई थी। वह भारत की प्रथम महिला थी जो इस प्रकार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। वहाँ एक साथ 2 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते थे। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। इन्होंने बर्फ़ खोदकर स्वयं को ढंग से खड़ा करने लायक रहने लायक वहाँ पे बनाया और फिर घुटने टेक कर घुटनों के बल बैठकर बर्फ़ से अपने माथे को लगाकर इन्होंने सागर माता के ताज का चुम्बन किया। वहीं उन्होंने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर इनकी पूजा कर बर्फ़ में दबा दिया। तो एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं होती कि 2-4 व्यक्ति जो हैं एक साथ खड़े हो सकें। तो इतनी तीखी जो चोटी होती है, तो इन्होंने क्या किया, बर्फ़ को खोदा और स्वयं को ढंग से वहाँ खड़ा रहने लायक बनाया, किसी तरह खड़ी हो सकें। फिर वो घुटनों के बल बैठ गई वहाँ पर और बर्फ़ से अपने माथे को लगाया, सागर माता के ताज का चुम्बन किया। वहीं उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर इन्होंने पूजा की और उसको वहीं पर बर्फ़ में दबा दिया। तभी उसे अपने माता पिता की भी याद आ गई। उसने अंगदोर्जी को नमस्कार किया। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने की बधाई दी। तो उन्होंने भी लेखिका को गले से लगाकर कहा कि तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की। लाहाटू ने एवरेस्ट पर चारों के पहुंचने की सूचना दल के नेता को दे दी। तो कर्नल खुल्लर जो थे वो इस सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लेखिका को कहा कि तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हें पहले से एकदम भिन्न लगेगा। तो जो लेखिका थी इस तरह से वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और वहाँ पहुंचकर सभी लोग बहुत खुश थे। तो जो कर्नल खुल्लर थे वो सभी को बधाई दे रहे थे, बहुत अधिक प्रसन्न थे। तो जो बचेंद्री पाल थी अब भारत की पहली महिला बन चुकी थी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।